नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के संविधान में आर्टिकल 300A जोड़ा गया था, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 31 द्वारा प्रदान की गई संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ये एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार का विनियमन साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए किसी सार्वजनिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 300A के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए केवल एक शर्त है, और वो है कि क्या उसके लिए कोई प्रतिकार या कंपनसेशन दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन होगा। इस संशोधन के फलस्वरूप भाग 3 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों और आर्टिकल 300A के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में केवल इतना अंतर है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अधीन न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 300A के अधीन संपत्ति के संवैधानिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में आर्टिकल 32 के अधीन न्यायालय में उपचार नहीं मांगा जा सकता। वो केवल आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। आर्टिकल 300A के अधीन ये गारंटी दी गई है कि संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। एक मामले में ये निर्णय लिया गया कि संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है। आर्टिकल 300A संवैधानिक अधिकार है, जिसे मानव अधिकार पर आधारित विधि अधिकार का स्तर दिया गया है। और यहाँ विधि का अर्थ है विधि मनमाने ढंग से अनियमित विधि नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्ति युक्त होनी चाहिए। संविधान से हटाए गए आर्टिकल 31 के अधीन संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए ही धनराशि देकर अर्जित की जा सकती थी, और इस आर्टिकल के अधीन भी संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए ही अर्जित की जा सकती है। धनराशि के मामले में निर्णय लिया गया कि इसका निर्णय विधायिका करेगी, लेकिन वो भ्रामक नहीं होगा या भ्रामक नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका मूल अनुच्छेद संविधान से हटा दिया गया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय का इस मामले में क्या दृष्टिकोण होगा। प्रेजेंटली संविधान के आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की अत्यंत विस्तृत विवेचना की गई है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में कहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल्स को एक साथ मिलाकर निर्वचन या इंटरप्रेट करना चाहिए। किसी मूल अधिकार या अधिकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया गया हो। यदि कोई अधिकार किसी मूल अधिकार का अंग है या उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तो वो मूल अधिकार से कम नहीं होगा, और इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अधीन अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। हालांकि यह अभी मूल अधिकार नहीं रहा और इससे संबंधित आर्टिकल्स को संविधान से हटा दिया गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि उचित और युक्ति युक्त होनी चाहिए, और ये नरसंगिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। और अगर आर्टिकल 300A के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित करने को लेकर कोई विधि बनाई जाती है, तो न्यायालय इसकी जांच करेगा कि यह विधि युक्ति युक्त है या नहीं, और अगर ऐसी किसी विधि द्वारा अधिग्रहण की गई संपत्ति का उद्देश्य किसी लोक प्रयोजन के लिए नहीं है और उसका उचित प्रतिकार या कंपनसेशन उचित नहीं है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना भारत सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि इसके चलते भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थों और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना मुमकिन नहीं लग रहा था। संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है जिसका पालन करके निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित किया जा सकता है। राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने की शक्ति राज्य की संप्रभु शक्ति है। राजनीतिक आवश्यकता ही इस अधिकार की जननी है। ये अधिकार दो प्रसिद्ध सूत्रों पर आधारित है। पहला सूत्र है कि लोक हित ही सर्वोच्च विधि है, और दूसरा सूत्र है लोक हित व्यक्तिगत हित की अपेक्षा बड़ा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी शक्ति के अभाव में किसी भी सरकार के लिए अपना कार्य संचालन करना संभव नहीं होता, क्योंकि समय समय पर सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों, मार्गों व रेल लाइनों, बांध, सफाई की व्यवस्था के लिए सीवर बिछाना या पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। जनता की सुविधाओं और कल्याण के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य ले सकता है। बिहार राज्य बनाम कमलेश्वर सिंह के प्रकरण में न्यायाधीश शास्त्री ने कहा है कि संसार के विधि शास्त्र के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का लेने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि राज्य संप्रभु है। लेकिन राज्य का अधिकार संविधान में दिए गए प्रतिबंधों
संबंधों के अधीन है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में विद्वानों का कहना है कि संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के पश्चात और भी सशक्त हो गया है, जिसके अनुसार अब संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 संपत्ति के आयोजन में अधिग्रहण के अधीन ही संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार होता है। और इस प्रविष्टि का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन में न्यायालय ने यह कहा है कि संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए और उचित प्रतिकार देकर ही अधिग्रहित की जा सकती है। दूसरा यह है कि क्योंकि अधिकार सप्तम अनुसूची से प्राप्त होता है, इसलिए इसमें संशोधन करने के लिए अब आर्टिकल 364 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसमें 2/3 बहुमत और 5 राज्यों का समर्थन होना जरूरी होता है।